बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी और आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास और आइनी बेंच की तश्कील का मामला है और इसके साथ साथ दो सीनियर तरीन जजेस का खत भी है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की नाराज़गी का मामला भी है। तो और दूसरी जानिब हम सियासी महाज पे देख रहे हैं तो बानी पीटीआई की डील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो ओवरऑल इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अमेरिका में जो इंतखाबात हो रहे हैं इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंतखाबात का मरहला जो है वहाँ पर जारी है, तो उसके नताइज क्या मुमकिन हो सकते हैं और उसके क्या असरात मुरतब दुनिया पर और बिलखुसूस पाकिस्तान पर होंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली, ईसा नकवी बिशारत राजा और उमर दराज कोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और नौशाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि आज जिस तरह से आईनी बेंच की तश्कील का मामला ज़ाहिर है उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, क्या ये सिलेक्शन मेरिट पर हुई या हुकूमती मफादात पर? क्योंकि इन दोनों के हवाले से मुतजाद आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हुकूमती ख्वाहिश होती है वही मेरिट होता है। हमारे यहाँ जो ताकतवर तबका है या जो जिसके पास एक्चुअली लाठी है या जो पावर रखता है, वो जो ख्वाहिश करता है उसकी ख्वाहिश के जेर असर ही सारे काम होते हैं। ये तमाम बिल जो कल पास किए गए हैं, आपको शायद अगर आप गौर करें तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो है ये हुकूमत जो है वो अपनी फेवर के लिए कर रही है। अपोजिशन को ये पसंद नहीं आते, हुकूमतें करती हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे गुज़िश्ता हुकूमत थी तब ये जो अपोजिशन जमातें, जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं, वो उसके खिलाफ बात किया करती थी। उससे कबल जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन जो है वो उनके खिलाफ बात किया करती थी। तो ये तो यही मामला है। हुकूमतें अपनी जिसे कह लें कि ख्वाहिश और अपनी ज़रूरत के ताबे होकर लेजिस्लेशन कानून साजी करती हैं और अपोजिशन उसको अपोज करती है। ये तो हमारा एक रूटीन का मामला है। जहां तक बात है इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ है और आईनी बेंच बना, देखिए ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग भी है। ये बात भी दुरुस्त है कि जजेस की तादाद कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी। ये जो 34 की लिमिट दी गई है, ये 34 की लिमिट दी गई है, यानी ज्यादा से ज्यादा 34 जज साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे कम भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो बेंच तश्कील दिया गया, आपने देखा कि जब वो बेंच तश्कील दिया गया है तो हो सकता है कि आपको मजीद आईनी बेंचेस की जरूरत भी पड़े। तो मेरे ख्याल से आईनी बेंच बन गया है। अब चूंकि ये कानून है और कानून जो है जब तक वो कानून को आप टर्न डाउन नहीं करते या उसको तब्दील नहीं कराते तब तक इस पर अमल दरामद जो है वो आईनी कंपल्शन होती है। सो अब अमल दरामद तो होगा और आईनी बेंच भी तश्कील पा चुका है। अब उसमें किसी की क्या मुखालफत थी, या वो 7-5 से हुआ है, फर्ज कीजिए वो 8-4 से होता या वो किसी भी तरह से होता, अब वो आईनी बेंच जो है वो बन चुका है। और हुकूमत की ख्वाहिश, मंशा और उसकी जो वो समझते हैं कि ये इस तरह से बेंच बनना चाहिए था जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, तो वो बन गया। क्योंकि वहां पे उनका ख्याल ये था कि फुल कोर्ट को आईनी बेंच का दर्जा दे दिया जाए। तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर इस तरमीम की भी और आईनी बेंच की भी और आईनी अदालत का तो मामला ही फौत हो जाना था कि अगर फुल कोर्ट, यही जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है, इसके फुल कोर्ट को आप आईनी बनाए, तो वो तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई। लेकिन ये जरूर है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बहरहाल हुकूमत ने अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक या जो चाहती थी जिस तरह का बेंच वो आईनी बेंच होना चाहिए वो उन्होंने बनवा लिया। ठीक है। अच्छा, इसी पे ईसा नकवी साहब, आप क्या समझते हैं? आपके नज़दीक अब आईनी बेंच की तश्कील तो हो गई, बजाते खुद तश्कील और उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस, उस पर भी यकीनी तौर पर आप अपनी राय दें, लेकिन इसके साथ साथ क्या अब इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और फिर जो आईनी बेंच बना, जुडिशल कमीशन की तश्कील आपके सामने है, उसमें क्या अदलिया पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड है या अब ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार हुई है? अदलिया तो मुट्ठी में बंद हो गई है हुकूमत के, और ये एक विशेष साइकिल है। इसका ताल्लुक सिर्फ इस आईनी बेंच की तश्कील से नहीं है। जब आप इसको रिवर्स में देखना शुरू करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, तो ये जो आईनी बेंच है ये 26वीं आईनी तरमीम की बाय प्रोडक्ट है। 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है उन वोटों से जो वोट मैनेज किए गए 63 की जजमेंट के बाद। 63 की जजमेंट का जो केस है वो फिक्स हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अमेंडमेंट वाले ऑर्डिनेंस से। अमेंडमेंट वाला ऑर्डिनेंस किस वजह से आया? क्योंकि 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद ये गैर मुमकिन हो गया था कि आप अपना जो आईनी तरमीम है उसके लिए आप नंबर पूरा कर सकते। वो जो 3 लोग थे, जो काजी फाइज ईसा और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी मौजूदगी में ये केसेस फिक्स करना जो है वो मुमकिन नहीं था।
और फिर जब आप और उससे ज्यादा पीछे जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसकी बाय प्रोडक्ट है वो असेंबली जिसने 26वीं आईनी तरमीम पास की है। और वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो क्या हुआ, उसके ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। जिस प्रोसेस के तहत इलेक्शन हुआ उसकी जो उज़रदारियां हैं आइन और कानून के मुताबिक 6 माह में वो मुकम्मल होना थी, 6 माह कब के मुकम्मल हो चुके, वो केसेस कहाँ पर लटके हुए हैं, फॉर्म 47 और 45 का झगड़ा वो नहीं खत्म हुआ। तो ये तो एक बड़ा एक लंबा साइकिल है। और फिर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है बजाते खुद वो 90 दिन की बार से बाहर हुआ है, वो भी आइन के मुताबिक 90 दिन। तो अगर आप ये समझते हैं कि इतने ज्यादा गैर आईनी और इतने ज्यादा ऐसे सवालात जो कि कानूनी और इसकी आईनी और कानूनी साख के ऊपर सवालिया निशान है, उसके साथ उसके तहत बनने वाला कोई भी बेंच है वो कितना खुद मुख्तार हो सकता है, वो कितना आजाद हो सकता है। आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा होगा, वो अब खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। जब हुकूमत अदालतों के सामने आइन की पामाली के बाद खुद को महफूज तस्वुर करने लगे तो वो बेंच किसकी मुट्ठी में है इसका अंदाजा लगाना उसके लिए मेरे से सवाल करने की भी जरूरत नहीं, आपको ये जवाब खुद ब खुद मालूम होता है। और जो आईनी बेंच की तश्कील है वो जिस तरीके से उसमें कोई सरप्राइज मौजूद नहीं है। जो हुकूमत है वो बार बार 5 के पैनल पर एतराज कर रही थी कि 5 का पैनल चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए भेजा जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मामला होता तो शायद चीफ जस्टिस जो है मौजूदा वो चीफ जस्टिस ही ना होते। जो आईनी बेंच बना है उसमें हैरान कुन है कि जो ऑनरेबल जस्टिस अमीरुद्दीन खान वो आईनी बेंच के सरबराह बने हैं और वाहिद वोट जो उनके फेवर में किसी जज ने दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उनका अपना वोट है। बाकी जो तीनों जज साहिबान हैं उन्होंने वोट उनको नहीं दिया। तो ये है हमारा आईनी बेंच। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बिशरत रईस साहब, अब नई आईनी तरमीम के बाद जाहिर है केसेस की मुंतकली का मामला आईनी बेंच को ये भी सामने आएगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कितनी हद तक शफाफियत आपको दिखाई दे रही? बहुत शुक्रिया नकीब साहब। शफाफियत की तो आपने बात की, अब आईनी बेंच की जो कंपोजिशन है वो देख लेना। आईनी बेंच के जो मेंबर है बाकी, अब देखें जस्टिस जमाल मंदोखेल बलूचिस्तान से, जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनके साथ, जस्टिस मुसर्रत अली जो खैबर पख्तूनख्वा से, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से, जस्टिस आशिया मलिक पंजाब से आई है। अब देखिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था तो ये 2 वैध जज थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। जी, इख्तलाफी नोट ये लिखा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अमल दरामद नहीं करना है, आपने बिल्कुल उस पर कतन किसी भी इदारे ने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ये दुनिया की अदालती तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ और हुकूमत ने उसी बंदे को उठाकर आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। अब बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, जिस तरह ऐसा नकवी साहब बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इख्तियारात हैं वो तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास चले आए। बाकी जो जजेस हैं बैशमुल चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के, बाकी 10 जजेस हैं वो तो दनिया चोरी के मुकदमात सुनेंगे, उनके पास तो कुछ नहीं बचा। वो तो यही किसी की दनिया चोरी हो गई, वो मुकदमा लग गया, वो सुन लिया, 1 मरले प्लाट का फैसला उन्होंने दे दिया, 2 मरले प्लाट का कोई नाराजगी हो गई, कोई कत्ल जमानत का केस सुन लिया। ये वो जज है जो आईनी बेंच में बैठे हुए। अब देखिए इत्फाक से बल्ले वाला फैसला आया, उसमें जस्टिस मुसर्रत अली बैठी हुई थी और जस्टिस मुसर्रत अली वो खातून है जो जिस दिन हल्फ उठाया गया था जस्टिस यहिया अफरीदी ने, तो उनसे एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि बल्ले वाले फैसले के हवाले से आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बल्ले वाला फैसला तो चलो ठीक हो गया जिस तरह हुआ, लेकिन चूंकि मुझ पर आसान किया गया था और हम जिस इलाके से तल्लक रखते हैं हम आसान फरमोश नहीं है, हम हमेशा आसान का बदला उतारते हैं। ये और फिर आईनी बेंच, मुझे ये बताइए इसमें जस्टिस आशिया मलिक को छोड़कर बाकी कौन सा आईनी एक्सपर्ट है? जी, जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से बताया जाता है कि वो फौजदारी मुकदमात सुनते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से बताया जाता है कि वो भी फौजदारी मुकदमात सुनते हैं, बाकी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, हसन अजहर रिजवी, नाइब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो मैंने आज तक उन्हें किसी बेंच में सवाल उठाते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने लिखना क्या जी, यानी जजमेंट लिखनी है जो हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेगी। पता नहीं किस तरह का कोई अजीब व गरीब। और रही बात कि ये तो टोटली हुकूमत का अपना जो उनकी मर्जी और मंशा थी उसके मुताबिक ये हुआ, और ये भी अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को वोट देकर सिलेक्ट किया। सही, एक ही ज़ाहिर है जज हैं, जज बरादरी में, जस्टिस बरादरी में बात करें। अच्छा, इसमें उमर दराज गुजर साहब,
अब जाहिर है आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला तो है, लेकिन इसमें जो पहले बात की गई थी वो यही थी कि जब आईनी बेंचेस बनेंगे और ज़ाहिर है ये तादाद बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह एक बड़ा बैकलॉग है केसेस का, मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा। अब कितनी तवक्को कर सकते हैं, कितनी जल्दी ये मुकदमात जो 60-62 हज़ार की तादाद तक पहुंचे हुए थे वो निपटाए जाएंगे? जी, एक तो वो केसेस जहां पे हुकूमत परेशान होती है वो जल्दी निपटा दिए जाएंगे और हुकूमत को जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हम सुनते आते थे पहले कि बेंच फिक्सिंग होती है और फलां चीफ जस्टिस अपने साथ जूनियर जजेस को बिठा के अहम अमूर के ऊपर क्यों चीजें तय करते हैं। फिर हमें सुनने को मिलता था कि देखिए आईनी मामलात के ऊपर आप फुल कोर्ट बिठाएं या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को फलां चीफ जस्टिस शामिल क्यों नहीं करता। अब अंदाजा कीजिए कि जजेस को सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर नहीं रखा गया, जजेस को इस बुनियाद पे भी नहीं रखा गया कि उनकी कितनी कमांड है आईनी मामलात के ऊपर, बल्कि अब सूबों की बुनियाद के ऊपर अगर आपने रखा है तो उसका मतलब ये होगा कि आइंदा कोई सीनियर जज जिसका जितना एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करेगा, बल्कि अब हम एक लिहाज से पिक एंड चूज करेंगे। अब इंडिया की मिसाल हम सबके सामने है और आज ये वहां पे कहा गया कि ऐसी कोई तजवीज आई है कि हमारे यहाँ भी आप 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना देते, आप 7 पे बना देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मुझे ये बताइए कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनल्ला या जो बाकी जजेस हैं, क्या वो आईनी मामलात के माहिर नहीं है? आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लेके आई है और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हमें अदालतें और जजेस बताते हैं कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ये वज़ीर आज़म को हटा देते हैं, ये अरकान असेंबली को हटा देते हैं। लेकिन आज तो मोहतरम अमीनुद्दीन खान साहब ने बतौर जज अपने हक में वोट दिया है कि मुझे भी उसमें रखा जाए, तो फिर हम क्या तवक्को रखें कि क्या होगा। फिर आपने उस जुडिशल कमीशन के एलामिये में लिखा है कि 2 महीने के लिए है, तो अब 2 महीने के बाद फिर क्या होगा? क्या 2 महीने के बाद जो है दोबारा से ये मामला बैठेगा? और हमें तो बताया गया था ये जो सारे का सारा बर्डन है ये तो जनाब है ही इन जजेस की वजह से, क्योंकि केसेस नहीं सुन रहे, तो ये 7 रुकनी एक बेंच से आपका मसला हल हो गया। बुनियादी बात ये है कि इसमें गवर्नमेंट की मेलाफाइड इंटेंशन नजर आ रही है। आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमली तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट बना दी है और मेरे ख्याल से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को नॉमिनेट करके गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कोई अच्छा नहीं किया। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल से मुराद ये है कि जाहिर है कुछ जमातों ने सियासत भी करनी होती है, वो सियासत करेंगे और फिर जब ऐसे देख रहे, मैं आपके सामने टेक्निकल मामला रखता हूं। आपका मखसूस सीटों का जिसका बिशारत राय साहब हवाला दे रहे थे, वो फुल कोर्ट का फैसला है, पूरी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये अलग बात है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने उसके ऊपर क्या लिखा, ये अलग बात है कि नईम अख्तर खान साहब ने उसके ऊपर क्या लिखा, छोड़ देते हैं उस बात को। अब मुझे ये बताइए कि उसका नजर सानी होनी है, उसकी रिव्यू पिटीशन 13 जजेस के फैसले को 7 जजेस कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे। क्या 7 जज बताएंगे कि 13 जजेस ने फैसला ठीक किया था, गलत किया था? अब मुझे ये बताइए आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को बहरान में लेके चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वाली बात जो ईसा नकवी कह रहे थे, उसमें ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहे थे कि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अक्सरियत होने के बावजूद हमें मुश्किलात नहीं आएंगी। अब मैंने आपको एक मिसाल दी है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ये बहरान पैदा होगा, बाकी और बहुत सारे इस किस्म के मामलात हैं जहां पे 12 जजेस का होगा, 11 जजेस का होगा बेंच, 9 रुकनी आप मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला देख लीजिए। आप क्या करेंगे? कौन मानेगा? आपने बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटीज को तो शायद कवर कर लिया हो, उस सारे कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया की आम आदमी को इसका फायदा आप समझते हैं कि नहीं होने जा रहा। निशाद साहब, अच्छा इसमें जो जाहिर है आईनी बेंच की तश्कील का मामला है और उसमें जो कमेटी जुडिशल कमेटी थी उसमें मसावी मेंबरान की तादाद के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नाराजगी का इजहार किया है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हुकूमत तो अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं ले सकी, तो अब ज़ाहिर अवाम को एतमाद में लेना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, देखिए ये तो यकीनन सियासी जमातों के दरमियान होता है। इत्तेहादी जो है वो किसी चीज़ पर शिकवा भी करते हैं और किसी वक्त वो साथ भी होते हैं। हर जमात जो है वो अपना एजेंडा लेकर चलती है, हर जो जमात है वो अपनी सी कोशिश करती है कि वो जो उसके टारगेट्स हैं वो पूरे हों। कभी होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा इंपॉर्टेंट हैं वो जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, हो सकता है कि जो 13 रुकनी बेंच का फैसला है उसकी जब नजर सानी अपील आए तो उस वक्त तक जजेस की तादाद इतनी हो कि वो 13 रुकनी से ज्यादा सुने। एक बात। दूसरी बात, ये एक जो हुकूमती मौकफ है वो ये कहते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है वो यकीनन जो आईनी मामलात के अंदर अब वो फाइनल अथॉरिटी है और वो जो फैसला करेगा वो फाइनल फैसला होगा।
तो अगर फर्ज कीजिए कि वो 13 रुकनी जो फुल कोर्ट का फैसला है उसके मुकाबले में 13 रुकनी, 14 रुकनी या 15 रुकनी बेंच बनाकर आईनी मामलात के मुझे नजरसानी के खास तौर पे केस के अंदर वहां ले जाते हैं। अभी तो ये एक 7 रुकनी बेंच है ना इसके सामने। और दूसरी बात एक हम भूल रहे हैं बहुत ज्यादा कि उसमें एक बात कही गई थी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर के जो केस जिस तरतीब में आएगा उस तरतीब में सुना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए एक सॉलिड रीजन जो है वो पेश की जानी पड़ेगी। वो पेश करेंगे तो वो फिर अपनी टर्न से पहले लगेगा। तो हो सकता है कि वो नजर सानी वाला जो मामला है वो पता नहीं कब उसकी बारी आए और कब वो सुना जाए। अगरचे के मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने खत भी लिखा और वो चाहते हैं कि उसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन अब ये जो मामला है ये शायद अब ये मामला जिन पर हम जो बहस कर रहे हैं ये अब शायद पीछे रह गए हैं। इन पर तनकीद की जा सकती है, इनके ऊपर अपनी अपनी राय दी जा सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जो इस वक्त का सेटअप है वो आपके सामने है, वो बन चुका है। उसको आईन की प्रोटेक्शन भी हासिल है और उसको कानूनी प्रोटेक्शन भी हासिल है। सो इसलिए इससे आगे जो मामला होगा कि वो किस तरह जेरे बहस आएंगे, केसेस कौन कौन से आईनी अदालतों में, आईनी बेंच में जाएंगे, और उसके बाद कौन सा किस टर्न के ऊपर किस केस की बारी आती है, ये सब जो है वो आईनी बेंच तय करेगा। और जब तय करेगा तो फिर जरा हमारे सामने सिचुएशन या सूरत हाल बेहतर नजर आएगा। अभी सिर्फ बेंच बना है, सो इसलिए हम बहुत ज्यादा क्यास राय करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है बिशार साहब, आप कुछ ये जो नौशाद साहब बता रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी, नौशाद साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का वो मामला बिल्कुल खत्म है, वो अलहदा साइड है। उन्होंने और फैसला करना है जी, कत्ल केस फलाना 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 केस। अब जो आईनी बेंच है ना, इसकी जो कमेटी अपनी है ना, वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहब पर मुश्तमिल। इस कमेटी ने फैसला करना है कि जो आईनी मुकदमात जाएंगे ये 5 रुकनी बेंच ने सुनना है, ये 3 रुकनी बेंच ने सुनना है, ये 7 रुकनी बेंच ने सुनना है। इससे ऊपर फुल कोर्ट वाला मामला अभी डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी फिलहाल जो बनाया गया वो 7 रुकनी बेंच जो है वो आईनी बेंच बनाया गया है। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है ना, जिसमें की जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने फैसला करना है जी, उन्होंने फैसला करना है कि जंगिया चोरी का केस जस्टिस मंसूर शाह ने सुनना है, साइकिल चोरी का केस जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुनना है जी, और फलाना का कट्टा चोरी हो गया फलाना ने सुनना है। निशाद साहब को सुनना। जी निशाद साहब, मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जो बात कर रहा था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज किया गया था उस एक्ट के अंदर ये शामिल था। उसमें आईनी बेंच या ये तमीज नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बेंच, सर उसकी हैयत ही खत्म हो गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वही बात कर रहे हैं ना, तब्दीलियां आ गई हैं। वो कौन सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो प्रोसीजर से मुताल्लिक है सर। प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। वो जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर में इसीलिए उसका नाम ये रखा गया था कि जो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से प्रोसीड करेगी मामलात को वो उससे मुताल्लिक है। ये तो आपके जो कोर्ट के जो हैं रिपोर्टर वो इसको जरा बेहतर बता सकते हैं कि उसकी जो शिकें थी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, आगे बढ़ते हैं। शायद राजा साहब भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं जो अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं ईसा नकवी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये लेटर लिखा गया जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब की जानिब से, आपके इल्म में है फुल कोर्ट में 4 नवंबर को सुना जाना था और उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को इस हवाले से मीटिंग हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम का इस फुल कोर्ट के सामने कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? इस हवाले से देखें, अभी एक तो आप बिलावल वाला क्वेश्चन जो है ना वो मिस आउट कर गए। आपने शुरू किया था, या तो आप चाह नहीं रहे कि मैं उसके ऊपर बात करूं। चलें जी चलें, करें, अगर आप उस पर करना चाहें बिल्कुल करें। जी सर, बिलावल पे जवाब सवाल अगर होगा आएगा, टर्न आएगी तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन जो जुमेरात 31 मेरे ख्याल में इस भाई पहले बिलावल वाला जवाब दे दें। बिलावल के हवाले से जो आपने बात की उसमें मैं आई एम वेरी क्लियर। देखें, बिलावल जो है उनका आई थिंक ही इज पंचिंग अबव हिज वेट। जो उनकी इस वक्त वैल्यू है पॉलिटिकल, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हो चाहे बिलावल की हो, ये सारे ओन चौधरी के सफ के खड़े हुए सियासतदान हैं। इनका कद काट जो है वो ओन चौधरी साहब जितना है, और ये अपने सियासी बाजू काट कर जिनके हाथ में दे चुके हैं, उनकी मर्जी के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये नाराज हो जाना, रूठ जाना, मैं नहीं खेलता, आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप नहीं खेलते। आप ये नहीं कर सकते कि रूल्स ऑफ द गेम मैं सेट करूंगा। ये सियासतदानों ने हमारे खुद अपने बाजू काट कर, अपने हाथ काट कर, अपने इख्तियारात काट कर
उनको दे दिए हैं और उनकी मर्जी के बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। बिलावल नाराज हुए थे, क्या हुआ? बिलावल जब नाराज हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक, उन्होंने कहा था कि सदर जरदारी जो हैं वो घर में मेरे वालिद हैं, मेरे ऊपर एहतराम लाजिम है, लेकिन सियासी मामलात में मैंने अपनी अवाम की तरफ देखना है और अपनी मरकजी मजलिस आमला की तरफ देखना है। फिर वो कराची से एक लॉन्ग मार्च लेकर रवाना हुए थे। फिर वो कहाँ गया उनका मुतालबा? फिर रूठ गए, रूठ के फिर वो दुबई गए। दुबई जाकर उन्होंने अपनी वालदा के साथ अपने ट्विटर के ऊपर तस्वीर चेंज कर दी कि मैं नाराज हो गया हूँ। वो नाराजगी कहाँ गई? वापस आना पड़ा, आकर दोबारा उसी में। तो ये तो बिल्कुल अपनी दे हैव टू डू देयर जॉब। अब ये सब, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, गुज़िश्ता जब 8 फरवरी के बाद से जब से वो MNA बने हैं, उनका टोटल किरदार पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या है? क्या उन्होंने कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया? उन्होंने कोई नुक्ता एतराज दिया? कोई बिल इंट्रोड्यूस करवाया? अपने हल्के के, इस मुल्क के मसाइल के ऊपर बात की? नहीं। वो आए वोट देने के लिए, क्योंकि उनकी इस वक्त हैसियत एक वोटर की है और उनको बुलाया जाएगा वोट डालने के लिए और उनको आकर इसको ओन करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो तमाशा है वो ये भी है कि ये जो कुछ हो रहा है, अब इसकी ओनरशिप भी इन सियासतदानों को, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको लेनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल आ गई है। जो आपने आईनी बेंच, जो आपने उस हवाले से बात मियां की, साहब ने एक जुमेरात को शेर जो पढ़ा इजलास, था, नुक्ता एतराज तो नहीं उठाया, शेर पढ़ा था उन्होंने। जी, जो जुमेरात को जो आपने इजलास की बात की जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने की, देखें अब वो गैर कानूनी हो चुका है। अगर आप बगौर जायजा लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2024, उसमें सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में एक तब्दीली की गई है। और वो लाइन अगर आप बगौर पढ़ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कमेटी जो कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26 अक्टूबर को बनाई थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि कानून में तब्दीली करके उसका इतलाक, जो मौजूदा कमेटी बनाई गई है, यानी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उस कमेटी का इतलाक और उस कानून का इतलाक 21 अक्टूबर 2024 से किया गया। यानी जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम एनेक्ट हुई थी, पास हुई थी, उस दिन से इसका इतलाक कर दिया गया। लिहाजा जुमेरात को जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुआ इजलास अब गैर कानूनी है। सही है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिचारे साहब, ये तो जाहिर है तमाम तर मामलात है, लेकिन एक आम पब्लिक में भी ये राय थी, हम भी यहाँ डिस्कस करते रहे अपने शोज़ में, कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में जजेस के दरमियान तकसीम और खलीज जो है वो वाज़े तौर पर लकीर दिखाई देने लगी थी, और बल्कि उससे भी कहीं मामला आगे बढ़ गया था। अब उम्मीद की जा रही थी कि जैसे याहिया आफरीदी आएंगे बतौर चीफ जस्टिस तो किसी हद तक ये मामलात हल होंगे, मगर आप देख रहे हैं कि क्या वो खलीज और वो तकसीम अभी तक बाकी है या उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? अच्छा नकी साहब, इसकी इब्तदाश उस वक्त हुई थी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का वो फैसला दिया था इंतखाबात करवाने का। जी। उस वक्त वहाँ पर ये इतना उससे मुतनाज़ा बनाया गया, 3, 4, 5, 7, 9 फुल कोर्ट, फलाना कोर्ट। उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और दूसरे दीगर जजेस ने काजी साहब के हाथ पर बैत कर ली थी। वो बेंचेस से उठ कर जा रहे थे, वो इजाफी नोट लिख रहे थे जाकर, जी कि ये ठीक है। वो आइन आपका कहता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर अपने इंतखाबात करवाने, वो फैसला हो गया, लेकिन इनके अपने कोई इजाफी नोट लिख रहे थे, ये बता रहे थे। फिर ये बताया गया हमें कि जब चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फायज ईसा साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ये जिस वक्त अगर 2-4 जजेस अलहदा हैं तो वो सारे मुतहिद हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो उस वक्त अगर 4 जजेस अलहदा थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, तो वो जब गए तो सुप्रीम कोर्ट पूरी बिखर चुकी थी। वो सारे जजेस बिल्कुल 2-2, 4-4, 5-5 के ग्रुप बने हुए थे। और अभी जो रिसेंटली, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया था, उन्होंने तो हमें ये बताया था जी कि हम जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर बाहर एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का वो यादगार बना रहे हैं। अब बुनियादी, हमें तो नहीं पता था कि वो यादगार बना रहे हैं, हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का यादगार नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की कब्र बना रहे हैं वहाँ पर। जिस दिन वो गए रिटायर्ड होकर, बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वहाँ दफन करके दी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक नहीं 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई है, और एक को ग्रुप को लीड वो पावरफुल जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दुनिया के केसेस सुनने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी
चीफ जस्टिस जिनके इख्तियारात का पता ही नहीं है कि उनके इख्तियारात क्या है क्या नहीं है जनाब। सही। अब ये है सारी सूरत हाल। आप कहते हैं हुकूमत ने खुद एक तकसीम पैदा कर दी है। तकसीम पैदा क्या होगी? जजेस देखें, एक तरफ 7 जजेस हैं, दूसरी तरफ 10 जजेस बैठे हुए। अमली तौर पर इस वक्त चीफ जस्टिस यहया अफरीदी वो बिल्कुल बेअख्तियार चीफ जस्टिस है, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। वो वहां पर बैठकर बस जाएंगे, केसेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम का जो अमल शुरू था वो तो आज बिल्कुल खत्म हो गया। जारी नहीं, खत्म हो गया वो सारा अमल। अच्छा, आप कहते हैं बस इत्तेफाक हो गया, ये तकसीम किसी और शक्ल में सामने आई है। इसमें उमर दराज गुंजर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जाहिर है पॉलिटिकल महाज पे भी देख रहे हैं, आज जिस तरह से मुलाकात हुई पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से, माजी में तो हमने देखा 26वीं तरमीम हुई, जुडिशल कमीशन का बेंच भी बन गया, मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल रही। अब ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी? देखिए, होता है, हमने देखा इस मुल्क के अंदर, हमने लोगर साहब की कोर्ट भी देखी, फिर हमने चीजों को रिवर्स होते हुए भी देखा। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा चीजें अपनी मर्जी से कोर्ट्स मैनेज हो जाए अमली तौर पे, तो आपने पाकिस्तान में आजाद अदलिया के तस्वुर को खत्म कर दिया। अब हमें यूं लगता है कि जैसे बहुत सारे दीगर इदारे हैं गवर्नमेंट के मातहत, उसी तरह अदलिया भी गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा है। लेकिन ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस बुनियादी उसूल के खिलाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा होगा कि वाह करेंगे लोग, सड़कों पे आ जाएंगे, हो आपने तो कमाल कर दिया, हमारा तो अचानक में देखें अदलिया में इनकलाब आ गया, हमें तो मजीद आईनी बेंचेस चाहिए। ये मामलात को मजीद उलझाएगा, ये मजीद खराबी पैदा करेगा, ये लोगों के एतमाद को मजीद खत्म करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स को मजीद बढ़ाएगा, ये हुकूमत की ग्रिप को बढ़ाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर मामला सारे का सारा अदलिया की आजादी के गिर्द घूमेगा। हो सकता है, ये कबल वक्त है कहना, लेकिन हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शंस के अंदर नारा ही इस मुल्क के अंदर ये हो कि अगर आजाद अदलिया को बहाल कराना है तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कि इफ्तिखार चौधरी की बारी हुआ था। ठीक है, अच्छा चलें उस सवाल का जवाब हम बाद में, ब्रेक का वक्त हुआ है, बात लेते हैं कि इस वक्त सियासी महाज पे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, जरा पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं नौशाद अली साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये जिस तरह से मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के वफ्द की, और उसमें मौलाना साहब का अभी माजी करीब का किरदार आपके सामने है, उस पर कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या देख रहे हैं इन दो जमातों के हवाले से, क्या कोई नई हिकमत अमली उभर कर सामने आएगी, कोई नई पीडीएम या कोई नया इत्तेहाद सामने आ पाएगा? देखिए, अभी तक की जो इन खास तौर पर इन दो जमातों की जो गुफ्तो शनीद है या इनका जो लाएअमल हमारे सामने अब तक आया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ हमें कोई माजी करीब में, कोई माजी मुस्तकबिल करीब में हमें कोई चीज़ ऐसी होती नजर आएगी जिस तरह का आप कोई इत्तेहाद कह रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो उस दिन जिस दिन ये सारी लेजिस्लेशन हुई है, उस वक्त जो वहां पर किरदार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक तरह से खामोश हिमायत वाला मामला है, सिर्फ शोर शराबा करके, बल्कि इस हद तक शोर शराबा कर लिया गया कि वो अपने आप को भी वो बोलने का मौका नहीं मिला। वो अगले दिन बारी आई, चूंकि हुकूमत ने करना था और इनको पता था कि ये होना है, बस इन्होंने वो अपनी जो प्रोटेस्ट का तरीकेकार है, जो मिली भगत होती है, वो हमें पता है, जो असम्बली कवर करते हैं उनको पता है कि ये इसका क्या मतलब है, बाइकआउट का क्या मतलब होता है, या ये शोर शराबे का क्या मतलब होता है। उसमें कोई संजीदगी वाला एलिमेंट उस तरह का नहीं होता कि जिसमें ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम लोगों को कन्विंस करते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो तरामीम है ये ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, आपके जो वकील साहब हैं सलमान अकरम राजा, जी बैरिस्टर सलमान साहब ने भी, आपको पता है जो मिलिट्री वाला मामला है, जो वहां पे मुद्दत मुलाजमत, उसके अंदर तो उन्होंने कह दिया है, वो तो उससे तो वो मुबर्रा हो गए, उस पर तो वो कोई बात नहीं करना चाहते। जहां तक अदलिया की बात है, देखिए बात यह है कि 86 ममालिक के अंदर जो है ना, ये आईनी बेंचेस या आईनी अदालतें मौजूद हैं। अब अगर आप समझते हैं कि जी ये इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मसला बनेगा। अगर हुकूमत इसके अंदर जो न्यूट्रलिटी है उसको कायम ना रख पाई, तो इससे यकीनन मसाइल आएंगे। लेकिन अगर हुकूमत या आईनी बेंच या जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा नई जो भी सेटअप बना है, वो अगर डिलीवर करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि उस तरह की कोई आपको नजर ना आए वेव जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही है। ज्यादा इम्कान इस चीज का भी है कि चूंकि ये दो जमातों की अब तक की जो 9 फरवरी से लेकर जो 8 फरवरी से लेकर अब तक की जो प्रोग्रेस है, वो आप सबके सामने है। जुडिशल कमीशन में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदरजा आतम मौजूद थी, उससे पहले कमेटियों में भी वो कहते थे कि हम बैठेंगे। सो
जो मामला है ना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में जो आर्गुमेंट किया जाता है ना कि जी उनकी जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो चीज़ों को आगे चला रही है क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन यही है कि चीज़ें आगे चलती चली जाएं, वो इस तरह का लेवल पर ना जाएं जहां बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन आए और जो मुल्की से सियासी इस्तेहकाम को मसला है और इससे मईशत को प्रॉब्लम आए। सो उस हद तक तो शायद कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ये बेड़ा उठा सकते हैं, लेकिन शायद मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा ये इस मामले के अंदर। वो जो उन्होंने आज बात की है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है या वो गैर शरई मुकदमात की बात उन्होंने की है कि अगर कोई फैसला गैर शरई होगा या हुकूमत कोई गैर शरई कानून साजी की कोशिश करेगी तो उसको हम नहीं तस्लीम करेंगे, चाहे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हुकूमत जो है वो कानून साजी करे। तो इससे ज्यादा आगे पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसी बात, ना ही उनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस है। तीसरी बात यह है कि ये जो बात की गई है ना हाथ काटने वाली और देने वाली, ये तो यूब खां के दौर से मामला चल रहे हैं जनाब। ये आपको याद होगा वो एक कर्नल साहब चलाया करते थे, वोट लेके दिया करते थे, पास करवाया करते थे कानून साजी। अब तो शुक्र करें किसी कर्नल को वोट साजी की किसी कोई कर्नल पकड़ा नहीं गया जो वोट साजी कानून साजी करा रहा हो, वोट दिलवा रहा हो। सो मसला ये है कि 2018 का आरटीएस तो किसी को भूला नहीं है ना, 2013 में अगर फॉर्म 45 और 47, तो मसला ये है कि ये बात दुरुस्त है कि ये सियासी जमातें और ये जो हमारे रहनुमा हैं ये उन्हीं का काम है। इनके अंदर डिवाइड रहेगी तो अल्टीमेटली इन पर रूल करने वाले बैठे रहेंगे। अगर इनमें इत्तेहाद होगा तो तब मामला सेटल होने शुरू होंगे, लेकिन इत्तेहाद वाली मामला, एक दूसरे को तस्लीम करने वाला मामला और मिल बैठकर बात करना, सियासी मामला को तय करना, ये जो अदलिया का मामला हुआ है ये भी अगर आप एक अंदाज से सोचें तो अगर ये सियासतदान इन मसाइल को हल करने के काबिल होते और करते तो शायद फिर इस मामले में ना उलझती और ये सारा कुछ ना होता जो आज हमारे सामने। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अब जाहिर है इशू टू इशू और पॉइंट टू पॉइंट जो है ये इत्तेफाक होता है, जरूरी नहीं कि ओवरऑल तमाम मुश्तरकात पे इत्तेफाक किया जाए या जो मुश्तरका चीजें हों, कॉमन पॉइंट्स उन पे इत्तेफाक होता है, दीगर इख्तलाफात बरकरार रहते हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसे नकवी साहब जरा बात करना चाहूंगा अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात का जाहिर है वहां पे बरहला चल रहा है, आपके इल्म में। एक तो ये बताइएगा कि वहाँ पे अगर इंटरनली देखा जाए तो आप क्या समझते हैं अब तक की जो वहाँ पे सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट पे भी ज़रा हमें बता दीजिएगा। बिलखसूस हमारी जिस वक्त पॉलिटिक्स है उसमें अमरीकी इंतखाबात और उसके बाद जो सेटअप बनेगा उसके इम्पैक्ट पे बड़ी बात की जा रही है। मेरे से सवाल कर रहे हैं इंतजार साहब? जी जी, ईसा आपसे। हाँ, मेरा ख्याल है कि देखें ये तो बड़ा वाजे है कि डोनाल्ड ट्रंप की वेव जो है वो एग्जिस्ट करती थी और अभी भी एग्जिस्ट करती है। जितने भी पोल्स हुए हैं, जितने भी सर्वेज हुए हैं, जितने भी डिबेट्स के बाद की कन्वर्सेशंस और उसके पॉइंट्स आए हैं, रैंकिंग्स में, रेटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप अभी तक लीड कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हो, एक तो जो है वो ब्राउन कलर का होना और एक हाफ कास्ट होना, फिर ब्राउन होना और फिर खातून होना, ये तमाम वो नेगेटिव्स हैं। 2016 के कंपैरिजन में देखें, हिलरी क्लिंटन जो है उनकी वेव थी, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने आउट कम्पीट किया था। स्विंग स्टेट्स ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। विस्कॉन्सिन, आई रिमेंबर 1982 के बाद पहली मरतबा डेमोक्रेट्स जो हैं वो विस्कॉन्सिन हार गए थे। तो अभी भी आप देखें तो वेव तो डोनाल्ड ट्रंप की है और वो डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जिस किस्म की पोलराइज इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी हुई भी है, एक बात बहुत ज्यादा इस वक्त मैं जितने भी अमेरिकन जर्नलिस्ट के सर्कल्स हैं वहां पर नोट कर रहा हूँ, एवरीबडी इज फोरसेइंग कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फाते नहीं होते या उनको इस किस्म के सबूत मिल जाते हैं कि रिजल्ट्स के साथ कोई टिंकरिंग की गई है, तो उस सूरत में एक लिमिटेड वायलेंस या फिर वाइड स्प्रेड वायलेंस जो है उसका खतरा मौजूद है। ये तो है इंतखाबात की बात। मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप आए या कमला आए तो दो अब एक्सट्रीम पर जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उस सूरत में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी होगी। वो जो अलायंसेस हैं, चाहे वो नेटो है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे समिट ऑफ द अमेरिकाज है, चाहे फाइव आइज अलायंस है, ऑकस है, क्वाड है, उससे थोड़ा सा दूरी हो जाएगी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरफ वो आएंगे। इमिग्रेशन के हवाले से, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत ही उनकी सख्त किस्म की पॉलिसीज होंगी। फिर उसके बाद उनका जो गुज़िश्ता 4 साल में उनके साथ हुआ, उनके हमायतियों के साथ हुआ, चाहे वो कैपिटल हिल के बाद की आफ्टरमैथ हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी, मेरा ख्याल है कि एक वो नोटबुक रखी हुई है कि वो भी कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं इनसे हिसाब किताब लूंगा।
और उनकी ट्वीट्स देख लें, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हराने का ये आखिरी मौका है, डीप स्टेट को हराने का ये आखिरी मौका है। फिर जब आप ब्रॉडली देखते हैं पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं। वो शायद वाहिद रिसेंट कई दिहाइयों के वाहिद अमरीकी सदर हैं जिनके दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि जो जंगें छिड़ी हुई थी उनको समेटने का अमल शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री है जंगें शुरू करने की, लड़ाने की, कॉन्फ्लिक्ट की, वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर कमला आ गई तो वो सबसे पहले मिडिल ईस्ट पे हमला करेगी। ही इज टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड उसके अराउंड, ही इज टॉकिंग अबाउट लेबनान, वो सीरिया की बात कर रहे हैं, वो इराक की बात कर रहे हैं, वो ईरान की बात कर रहे हैं। फिर यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने। अब समेटने का आगाज अफगानिस्तान को किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसको मुकम्मल करना पड़ा जो बाइडन को, लेकिन यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू की और उससे किसने बेनिफिट किया, क्या किसका बेनिफिट हुआ, ये सारी सूरत हाल है। फिर पाकिस्तान की स्पेसिफिक लास्ट क्वेश्चन जो पोर्शन है आपका, देखें ये तो बात तय है कि जो बाइडन की पॉलिसी जो पाकिस्तान के हवाले से थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो कंटिन्यू नहीं रहेगी। ओवरनाइट ड्रास्टिक चेंज भी नहीं मैं फोरसी कर रहा, लेकिन जो मामलात पाकिस्तान के इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, ये तयशुदा बात है कि वो नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए तो ड्रास्टिक एक बड़ी तब्दीली होगी, कमला हैरिस आती हैं तो भी इस हद तक जरूर तब्दीली होगी कि जो ऑप्टिक्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के जो भी स्पोक्स पर्सन आते हैं, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन आते हैं, जब उनसे क्वेश्चन होगा, देखें वी हैव टू रिमेंबर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मैटर नहीं करता, पाकिस्तान इज अ स्मॉल डॉट ऑन वर्ल्ड मैप। इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज और है, जो मर्जी प्रायोरिटीज हों, पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसको इस वक्त स्लाइड करते हुए देख रहे हैं अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ, और अमेरिका वो जाहिर है एक डीलिंग आएगी। ठीक है, इसका बिल्कुल आपका ये पॉइंट एस्टैब्लिश होगा कि पाकिस्तान पर बहरहाल उसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे, जो भी सेटअप आएगा उनकी पॉलिसी के मुताबिक। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ उमर दराज, आप क्या समझते हैं अमरीकी इंतखाबात को लेकर? जाहिर है जो भी रिजल्ट आए, जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, जो भी सिस्टम आए, लेकिन ये जो बात अपने कैंपेन का इख्तिताम किया ट्रंप ने कि करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक मज़ामत का इस्तिहारा बन गए हैं, तो वो खुद को करार देते रहे। आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और उनकी सपोर्ट से कोई हुकूमतें बनती हैं, या ये फ़कत उनका एक नारा है? नहीं, चूंकि हमारे यहाँ तो समझ आती है, हमारे यहाँ तो वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होता तो मेरा ख्याल है ट्रंप पहले भी ना आते। और ये कहना पाकिस्तान में बैठ के तो हमें ये बात समझ आती है, शायद अब अमेरिकन को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हर चीज को अपनी नजर से देखते हैं। और रहे वो इलेक्शंस वहां पे क्या बताए जाते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे आसपास कोई फिलहाल जंग भी नहीं है। हमारी परेशानी की बात यह है, जंग नहीं होंगे तो हमारे मामला चलेगा कैसे, हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे आएंगे। तो फिलहाल हम हाइड गन का रोल हमें नहीं मिलेगा, हमें अपने आप पे गुजारा करना पड़ेगा। और अब मुझे तो इस सबसे बड़ा खदशा ये है कि किसी वक्त शहबाज शरीफ गुस्से में ना आ जाए और उनको जो 160 के करीब अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखा हुआ है उसके ऊपर वो कहीं अमरीकी सदर को खत ना लिख बैठे। और खत लिखेंगे तो पता नहीं, अगर खत लिख देते तो उसका अमरीकी नतायज के ऊपर क्या असर पड़ता, या अमेरिकन की जो ओपिनियन है वो कितनी तब्दील होती, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम ऐसे ही बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला है वो दीवाना हुआ है, हमारा किरदार वही है। और अमेरिकन के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं, उनके यहाँ जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर उनका सिस्टम जो है उस ओपननेस की बुनियाद के ऊपर करता है। और उसकी रही बात उनकी एस्टैब्लिशमेंट की, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर उन्होंने हमारे जैसे मुल्कों से $5,000 के करीब एवज बंदे उठाने हों, लेने हों, तो वो भी अपनी हमने हमेशा की तरह तालियां बजानी है या सलूट करना है, आप ये समझते हैं? अच्छा, अब शहरदार साहब आप क्या समझते हैं, क्या तवक्को की जा सकती है अमरीकी इंतखाबात? मैं ईसा नकवी साहब ने जो बात की है, मैं वैसे उनकी बात से मुतफिक हूँ, एग्री करता हूँ कि जब वहाँ इंतखाबात होते हैं ना पाकिस्तान में, उस पर ये जी कि पाकिस्तान में असर नहीं होता, उसका इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में। और ईसा नकवी साहब ने जो बात की है ना कि ये डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री रही है, वो हमेशा जंगें छेड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आप पिछला उसका रीजन उठाकर देखें, दौर उठाकर देखें, तो वो हमेशा कारोबार की बात करता है। वो हमेशा कहता है यार जंगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कारोबार करना है, कारोबारी में जो है सब कुछ है। तो उसने उस वक्त भी ये नारा लगाया था। और अब की बार जो वहाँ पर इंतखाबात होते हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, ईसा नकवी साहब ने ये बात की, जॉन एफ कैनेडी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट था, और दूसरा ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिकन हिस्ट्री में
प्रेसिडेंट है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप जीतता है तो तब भी इस खित्ते पर जो है वो उसके असरात होंगे, हैरिस जीतती है तो तब भी उसके असरात होंगे। पॉलिसी वो नहीं रहेगी दोनों के जीतने की सूरत में। पॉलिसी शिफ्ट बहरहाल उन दोनों के जीतने की सूरत में तब्दीली कहीं ना कहीं मुमकिन होगी। इसी के साथ ही तमाम का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।